11 अप्रैल 2025 का दिन बनारस के लिए एक बहुत ही अहम दिन था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 50वें दौरे पर आ रहे थे। इस दिन का आयोजन पूरी तरह से भव्य था और सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा था। बाबरपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के विमान का स्वागत करने के लिए तैनात थे 3 महत्वपूर्ण अधिकारी। डिविजनल कमिश्नर आईएएस कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर आईपीएस मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी एस राजलिंगम। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने विमान से बाहर कदम रखा, इन अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी से मिलते ही उन्होंने सबसे पहला सवाल एक लड़की के बारे में पूछा, जिसका हाल फिलहाल में एक बड़ी घटना से संबंध था। प्रधानमंत्री जी ने उन अधिकारियों से पूछा, वो 19 साल की लड़की कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। ये सवाल सुनते ही अधिकारियों के चेहरे पर एक गहरी चिंता और अवसाद की लकीरें दिखने लगी। उनके लिए ये एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला सवाल था। ये घटना इतनी बड़ी थी कि बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी पूछा, आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या वो ठीक हो गई है। नमस्कार, मैं मुनीश कुमार लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक सुनिए और शेयर जरूर करें, ताकि हम सब किसी भी ऐसे गिरोह के चुंगल से खुद को और अपने बच्चों को बचा सकें। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आता हूं। ये घटना एक ऐसी तेज गति से मीडिया में फैली थी कि हर किसी की जुबान पर यही नाम था, उस लड़की का। प्रधानमंत्री के सवाल ने अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि उस लड़की की तबीयत अब कुछ ठीक है, चल रही है। लेकिन यह घटना इतनी भयानक थी कि उस लड़की के साथ 6 दिनों तक लगातार बलात्कार किया गया। 144 घंटे उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया था और यह सिलसिला 23 से ज्यादा लोगों द्वारा किया गया था। इसमें एक से एक घिनौनी घटनाएं हुई जो सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ये लड़की एक सामान्य परिवार की सदस्य थी और उसके माँ बाप उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस जघन्य अपराध ने एक ऐसी भयानक सच्चाई को सामने ला दिया जिसे सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में ये लड़की अपने घर से 29 मार्च 2025 को निकली थी और उसने कहा था कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है और कुछ किताबें भी खरीद कर लाएगी। लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद और वो घर वापस नहीं आई। इससे पहले पुलिस ने इसे मामूली लापता होने का मामला माना था, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तब अधिकारियों की आंखें खुली। लड़की के परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। पहले दिन से लेकर कई दिनों तक वो उसे ढूंढ। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। फिर 4 अप्रैल को पुलिस ने एक फोन कॉल किया और बताया कि उनकी बेटी सुरक्षित मिल गई है। लेकिन जब परिवार ने बेटी से मुलाकात की तो उन्हें जो कुछ पता चला वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। लड़की ने अपने माँ बाप से बताया कि 29 मार्च को जब वो घर से निकली थी तो एक युवक राज विश्वकर्मा, उसने उसे नशीला पदार्थ दिया और एक कमरे में ले गया। यहां से शुरू हुआ उसके साथ बर्बरता का सिलसिला और यह सिलसिला बढ़ता ही गया। लड़की ने बताया कि 30 मार्च को समीर खान नाम का एक लड़का उसे अपने साथ ले गया और फिर 31 मार्च को आयुष और अन्य लोग उसके साथ कई जगहों पर घिनौने काम करते रहे। उसके साथ होटल, कैफे, पब्लिक प्लेसेस पर बलात्कार किया गया। उन दरिंदों ने उसे नशे की हालत में रखा ताकि वो विरोध ना कर सके। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो ना तो कुछ समझ पाती थी और ना ही बोल पाती थी। लड़की ने यह भी बताया कि उस समय इतना नशा दिया गया कि उसकी याददाश्त भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मीडिया में इस घटना की खबर फैलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा
और 7 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की। इस मामले में 23 आरोपियों के नाम सामने हैं, जिनमें से 12 आरोपी नामजद थे और 11 अज्ञात थे। जैसे ही इस मामले ने मीडिया में जोर पकड़ा, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वे इन दरिंदों को सजा दिलवाएं। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे और आरोपियों को पकड़ना शुरू किया। 12 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी जांच शुरू की गई। जब पुलिस ने इन आरोपियों के मोबाइल की जांच की तो यह सामने आया कि इन लोगों के पास 540 लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो थे। इनमें से 100 से अधिक लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने खुद अपनी तस्वीरें और वीडियो बनवाने के लिए भेजी थी, और ये सभी वीडियो इन आरोपियों ने ग्राहकों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मास्टरमाइंड था अनमोल गुप्ता, जो पहले एक छोटे से चाउमीन के ठेले से काम शुरू कर एक बड़ा रैकेट चला रहा था। उसने लड़कियों को नशे की आदत लगाई और फिर उन्हें अपने व्यापार में शामिल किया। अनमोल गुप्ता और उसके साथी धीरे धीरे बड़े अपराधी बन गए और उन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी को नरक बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के बाद पुलिस ने जांच में तेजी लाई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। इस कांड ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस तरह के अपराधों को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि उस लड़की के साथ जो हुआ, उसकी जिंदगी और भविष्य पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। वो लड़की एक होशियार और मेहनती लड़की थी, जिसका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा हासिल करे। लेकिन नशे और बलात्कार के इस जख्म ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया और सजा का सवाल है कि क्या ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी? क्या कानून इन अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम होगा? समाज के सामने ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि क्या हम अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने और मामले की जांच में सहयोग करने से एक उम्मीद बंधी है कि शायद अब इस लड़की और इसके जैसे अन्य पीड़ितों को न्याय मिल सके। ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी को उजागर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए न केवल कानून के तहत बल्कि अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए काम करना होगा। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।